बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, आपको याद होगा टी टेस्ट में हमने बात की थी कि जब दो सैंपल्स होते हैं तो दो सैंपल्स के मीन को हम टेस्ट करते हैं कि आया ये जो दो सैंपल्स दो डिफरेंट पॉपुलेशन से हमने लिए हैं तो इनके मीन इक्वल हैं या नहीं हैं। अब सवाल ये कि अगर दो से ज़्यादा सैंपल्स हों तो फिर क्या करेंगे? 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7 हों तो क्या करेंगे? तो लेट सपोज अगर सिर्फ हमारे पास 4 सैंपल हों तो अगर हम टी टेस्ट लगाएं तो टी टेस्ट में हमें कम से कम 6 बार इसका जो है वो एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी 6 बार हमें ये मीन्स को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। तो एक बड़ा मुश्किल और टीडियस काम हो जाएगा और बार बार जब हम चेक करेंगे और उस पर बार बार अल्फा लेंगे तो वो एक यूँ कह दें कि एक अनरिलायबल किस्म की रिजल्ट्स आएंगे। इस मसले को हल करने के लिए फिर एक टेक्निक वजह की गई बनाई गई जिसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है? जिसमें हम दो से ज़्यादा जो सैंपल्स होते हैं अगर हमने उनके मीन को टेस्ट करना है तो फिर हम उनके मीन को इस टेक्निक के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं। अभी इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपको पहले समझ आ जाए कि ये कैसे क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, तो ये पहले 1 वे हम करेंगे, फिर इसके बाद हम 2 वे एनालिसिस भी करेंगे। तो आप बोर्ड को देख के परेशान ना हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके भी समझाता हूँ। इंशाल्लाह ये हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो अभी आपको समझ आ जाएगी। लेट सपोज हमारे पास ये 3 सैंपल हैं, सैंपल 1, 2 एंड 3। किस चीज़ के सैंपल हैं? किसी भी चीज़ के सैंपल हैं। लेट सपोज हमारे पास 3 खेत हैं और उस पर हमने 3 मुख्तलिफ किस्म के बीज लगाए हैं और उनकी हम आउटपुट देख रहे हैं। या यूँ कह लें कि 3 जो हैं वो हमारे पास कारों के सैंपल हैं, मोटर कार्स के सैंपल हैं और उस पर हमने 3 डिफरेंट किस्म के पेट्रोल यूज़ किए और हमने उनकी माइलेज चेक की कि जी ये लेट सपोज 5 लीटर के अंदर कितने किलोमीटर देती है या 1 लीटर के अंदर कितने किलोमीटर हमें देगी। ठीक है, या किसी भी और चीज़ के 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और उनको 3 डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो स्टेट्स पढ़ा रहे हैं, तो उनके जो मार्क्स के अंदर जो डिफरेंस आएगा उसके एवरेज मार्क्स को हम चेक कर रहे हैं, यानी उनके जो मीन मार्क्स आएंगे उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दे दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एनोवा की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। इट्स अ वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये 3 सैंपल है हमारे पास। ये पहले सैंपल में हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 40, 50, 60 एंड 65। दूसरे में है 70, 65, 66 एंड 55। इसी तरह तीसरे में है 45, 38, 60 एंड 42। अब हम वही 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस। सो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। तो ये हमारा जो है वो क्या है, H0 है। ठीक है, तो यानी कि सारे जो सैंपल्स हैं इनके मीन इक्वल हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मीन्स को ही टेस्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन के मीन को। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल, कि जी ये इक्वल नहीं है। तो अभी हम करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमें पता चल जाएगा कि मीन इक्वल है या नहीं। हमने क्या ले लिया, अल्फा 0.05 एंड देन टेस्ट स्टैटिस्टिक SB² डिवाइड बाय SW स्क्वायर और SW स्क्वायर। ठीक है, S²W। अब ये B और W क्या है, B कहते हैं बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर को और W कहते हैं विद इन सम ऑफ स्क्वायर। ये भी आपको समझ आ जाएगी जब हम एनोवा का टेबल बनाएंगे तो मैं उसमें डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहरहाल ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, क्रिटिकल रीजन भी साथ ही लिख लेते हैं। नॉर्मली ये 5 स्टेप होता है लेकिन हमने यहाँ लिख दिया F ग्रेटर देन F टेबुलेटेड ग्रेटर देन F कैलकुलेटेड। तो ये हमारे पास है क्या, कितना, 2 और 9। 2 और 9 हमने कहाँ से लिया, ये एक पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ये होता है K-1, यानी K इज द नंबर ऑफ सैंपल। तो कितने सैंपल हैं, 3 सैंपल हैं, तो 3 - 1 2। दूसरा जो हमारा होता है ये V2 इसे कहते हैं, V2 को हम कहते हैं N-K। तो N क्या है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, तो कितने हैं, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 में से सैंपल की कैटेगरीज कितनी है, क्लासेस कितनी है, 3। तो 12 - 9 12 - 9 12 - 3 इज इक्वल टू 9। तो जब हम इसको टेबल में देखते हैं तो ये वैल्यू आती है 4.26। अब हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक करके हम समझते हैं। पहला सैंपल 40, 50, 60 एंड 65। ठीक है, ये वाला सैंपल है। क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500 एंड सो ऑन। इसको सम करेंगे, यहाँ लिख देंगे
और इसको जो सम करके यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। आपकी बुक में भी ऐसे ही पैटर्न बना है, इसलिए हमने यही फॉलो किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम फिर एट द एंड इनको क्रॉस मैच भी करेंगे। अच्छा, ये दूसरा सैंपल क्या है, 70, 65, 66 एंड सो ऑन। ये लिखा, इसका टोटल किया, इसका स्क्वायर लिया, 70 का स्क्वायर 4900, 65 का स्क्वायर 4225 एंड सो ऑन। इसका टोटल यहाँ पे लिख दिया और इस सारे को जमा करके हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। याद रखिए इसका टोटल यहाँ पे नीचे लिखना है। फिर ये x3 थर्ड सैंपल, इसी का एज इट इज स्क्वायर लिया, इसका टोटल यहाँ लिख दिया और इसका जो स्क्वायर का जो टोटल है वो नीचे यहाँ पे लिख दिया। ये तीन फिगर्स हमने जमा किए, हमारे पास आ गया 36739। अभी मैं बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। इसको हमने यूं जमा किया 1600 प्लस दिस स्क्वायर प्लस, तो तीनों सैंपल के जो अलग अलग स्क्वायर हमने कैलकुलेट किए, इसको जमा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह फिर दूसरे का, इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा, इसको यहाँ पे लिख दिया। इस सारे को जमा करने से हमारे पास आया 36739। ये फिगर और ये फिगर आपका इक्वल आना चाहिए। अगर ये दोनों फिगर इक्वल नहीं आ रहे तो आप एग्जाम के अंदर बैठे बैठे ये समझ लें कि आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। वहीं पे क्रॉस चेक करें, इरेज कर सकते हैं, इरेज करके, नहीं तो दोबारा से इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये एक टिप है, आपको वहीं पे पता चल जाएगी। मींस ऑन द स्पॉट आप अपनी गलती को पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है। ये क्या है, ये 251 का स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा और इसको भी हमने तीनों को सम कर दिया, 143451 वैल्यू आ गई। इन तीनों को सम किया तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखी। अब जरा इसको समझते हैं, ये टी जे क्या है, टोटल जे कॉलम, ठीक है ना। तो कैन जे रिप्रेजेंट द कॉलम, राइट। तो कॉलम वाइज हमारे पास जो टोटल है, पहले का हमने ये लिख दिया, दूसरे का ये, तीसरे का ये, और इसका सम टोटल ये आ गया, ठीक है। जब समेशन लगाएंगे तो सम टोटल आ जाएगा। फिर इसी का स्क्वायर टी जे का, यानी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर जे, इसका टोटल, सॉरी इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, और इन तीनों को जमा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या है, ये समेशन एक्स स्क्वायर आई जे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई, यानी कि क्या है, इसको हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, इस एक्स आई के स्क्वायर को सम कर रहे हैं, तो ये जो सारा सम करेंगे ये यहाँ लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर आई जे, यानी आई जे से आप परेशान ना हो, आई एंड जे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो वाइज, कॉलम वाइज, दैट्स इट। इसमें आप टेंशन ना लें, बस इसको ये याद रखें, यहाँ पे आई जे लिखना है, ठीक है। ये कर लिया हमने, इसको हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था। और ये क्या था, एक्स जे आई स्क्वायर आई एंड जे, यानी अगेन आई एंड जे को हम जब जमा कर रहे हैं स्क्वायर लेके तो रो वाइज, ये देखें ये रो वाइज जमा हो रहा है और ये कॉलम वाइज जमा हो रहा है, बस दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए दोनों का टोटल एक ही आ रहा है, ये भी 36739 आ रहा है, ये भी 36739 आ रहा है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है CF। CF क्या होता है, करेक्शन फैक्टर। अब करेक्शन फैक्टर क्या होता है, T डॉट J का स्क्वायर जो है डिवाइडेड बाय N। तो ये इसकी ये जो सम आया हमारे पास, ये 651, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय N कितना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स 12 है हमारे पास, तो ये हम कर देंगे दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 35316.75। ये क्यों हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि हमारे पास जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आएगा, यानी टोटल जो सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है, वो उसकी जो फॉर्मूला है डबल समेशन, यानी आई एंड जे एक्स स्क्वायर आई जे, यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये डबल समेशन, क्योंकि इधर से भी सम कर रहे हैं, इधर से भी सम कर रहे हैं, यही वैल्यू आ रही है, दिस माइनस CF, ठीक है, दिस माइनस CF, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो हमने लिख दिया ये क्या है 36739, और इसमें से इसको माइनस किया करेक्शन फैक्टर को, ठीक है। तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1422.25। ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया, जो हमारा टोटल सम है वो ये आ गया। नेक्स्ट इज बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। अब ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कस करेंगे SB, तो अभी हम पहले ये B कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। SB क्या आ रहा है, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला है, समेशन T डॉट J स्क्वायर, ये वाला T डॉट J स्क्वायर डिवाइड बाय R। R क्या है हमारे पास, R है 1 2 3 4 नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रो वाइज। अगर ये अनइक्वल हो तो फिर क्या करेंगे, वो फिर हम एक अलग क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, फिर अलग अलग उस पर डिवाइड करते हैं। चूंकि यहाँ पे सारे इक्वल हैं, ठीक है,
اس کی بھی 4 ہیں سیمپل, اس کے بھی 4 ہیں, اس کے بھی 4 ہیں, مطلب اس سیمپل میں بھی 4 ویلیوز ہیں, اس سیمپل میں بھی 4 ہیں, اس سیمپل میں بھی 4 ہیں. تو ہم اس کو ساروں کو اکٹھا صرف 4 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اب کریکشن فیکٹر سوری ٹی ڈاٹ جے مائنس سی ایف, ٹھیک ہے. ٹی ڈاٹ جے کی کیا ویلیو آ رہی ہے ہمارے پاس, ٹی ڈاٹ جے اسکوئر یہ ہمارے پاس 14345, ٹھیک ہے, ڈیوائڈ بائی آر یعنی 4, اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے مائنس وہی کریکشن فیکٹر اس سے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ گیا 546. تو اب ہمارے پاس ٹوٹل سم آف اسکوئر کی ویلیو یہ آ گئی ہے, بٹوین سم آف اسکوئر کی ویلیو یہ آ گئی ہے. اب ہم معلوم کریں گے کیا ود ان سم آف اسکوئر, اور پھر ویلیو یہاں پٹ کر دیں گے اور ایک اور ٹیبل بنائیں گے, اس میں ہم یہ ساری ویلیوز پٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم اس بورڈ کو اریز کرتے ہیں اور پھر ہم آگے کویشچن کو کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہمارے پاس ہم نے بورڈ اریز کر کے اس کو سارا لکھ لیا. دوبارہ کیا آ جائے گا, ہم نے ٹوٹل سم آف اسکوئر کیلکولیٹ کر لیا تھا, بٹوین سم آف اسکوئر کیلکولیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوگا. اب ہم نے کرنا ہے ود ان سم آف اسکوئر. تو ود ان سم آف اسکوئر کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے, بہت ہی سمپل ہے کہ ٹوٹل سم آف اسکوئر مائنس بٹوین سم آف اسکوئر. ٹوٹل سم آف اسکوئر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا 1422.5 تھا, بٹوین سم آف اسکوئر کتنا ہے 546, تو اس میں سے مائنس کرنے سے ہمارے پاس آ گیا یہ ویلیو, ٹھیک ہے, ود ان سم آف اسکوئر آ گیا. اب یہ ہے وہ ٹیبل جس کو انووا ٹیبل کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں سورسز آف ویریشن. یہ جو مین کے اندر جو چینجز آ سکتے ہیں وہ کہاں سے آ سکتے ہیں. تو دیکھیں دو طرح کے چینجز آئیں گے. ایک تو جو سیمپل ہے, جیسے ہمارے پاس 3 سیمپل تھے 1 2 3, ٹھیک ہے, تو ایک تو سیمپل کے اندر ویریشنز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اپنے ویریشنز ہو سکتے ہیں, اس میں چینجز آ سکتے ہیں. اور ایک سیمپل ٹو سیمپل بھی چینجز ہو سکتے ہیں. کہ کس طرح کے چینجز, جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ لیٹ سپوز 3 کلاسز ہیں, اے کلاس بی سی, اور 3 کلاسوں کو 3 ڈفرینٹ ٹیچر اسٹیٹس پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو پہلی کلاس میں 20 بچے ہیں, دوسری میں بھی 20 ہیں, تیسری میں بھی 20 ہیں, تو یہ جو 20 ہیں ان کے اپنے آئی کیو لیول اور اپنی انڈرسٹینڈنگ میں بھی تو فرق ہو سکتا ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا ود ان اے سیمپل, ٹھیک ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کلاس ساری جو ہے وہ ہم نے اے گریڈ لیے اور یہ والی بی گریڈ لی, یہ والی سی گریڈ, تو اب ان کے آپس میں بھی فرق ہیں, تو یہ بٹوین سیمپلز ہو جائیں گے. تو یہ جو ویریشن ہے اس کو کہتے ہیں بٹوین سیمپل اینڈ ود ان سیمپل. یہ بڑا کامن کویسچن ہے, اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر یہ بٹوین سیمپل یہ ود ان سیمپل یہ کیا مطلب ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. تو ویریشن کہاں سے آ سکتی ہے بٹوین سیمپل. تو سیمپل کتنے ہیں, مطلب کیٹیگریز کتنی ہیں, 3 سیمپل ہیں, تو 3 کا ڈگری آف فریڈم کیا ہوگا k-1, تو یہ 2 ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بٹوین سم آف سیمپلز کا جو اسکوائر آیا ہمارے پاس وہ کتنا آ رہا تھا 546, وہ ہم نے یہاں لکھ لیا. ود ان سیمپلز, اب سیمپلز کے اندر, ٹھیک ہے, ٹوٹل سیمپلز ہمارے پاس کتنے تھے 12 ہیں, تو اب سب کے اندر کتنا فرق آ سکتا ہے. تو 12 میں سے ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمارا ڈگری آف فریڈم کیا ہوگا n-k, تو 12 مائنس k کتنا ہے 3 ڈگریز ہیں, ٹھیک ہے. تو 12 مائنس 3 9, تو کل ملا کے ہمارا جو بن گیا 11, یعنی کہ n-1 جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ ڈگری آف فریڈم, تو 12 مائنس 1 11 آتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ ہمارے پاس آ گیا. اچھا ود ان سیمپلز میں ہمارے پاس کیا ویلیو ہوئی تھی 876.25, وہ ہم نے یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب اس کا مین نکالنا ہے, تو مین میں کیا کرتے ہیں اسی ڈگری آف فریڈم میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو 546 divided by 2 we get 273, and 876 divided by 9 we get 97.36. اب آیا وہ ایف فارمولا جو ہم نے ٹیسٹ اسٹیٹسٹک لکھا تھا, کیا تھا ایس اسکوئر بی ڈیوائڈیڈ بائی ایس اسکوئر ڈبلیو. یاد ہے کہ نہیں, بھول تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں چیزیں. تو وہ کیا تھا ایس اسکوئر بی, تو ایس اسکوئر بی ہمارا کتنا آ گیا تھا, یہ آ گیا 273, یہ ہمارا آ گیا تھا, اور ایس اسکوئر ڈبلیو یہ ہمارے پاس یہ ویلیو, دس ڈیوائڈیڈ بائی دس وی گیٹ دس ویلیو. تو یہ ہماری ایف کی ویلیو نکلی. وہ جو ٹیسٹ اسٹیٹسٹک ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہاں لکھا تھا یہ اس کی ویلیو آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کریٹیکل ریجن تھوڑی دیر پہلے معلوم کیا, تو وہ کتنا تھا 4.26. اب اس کو ہم بناتے ہیں, تو 4.26 جو تھا وہ کہاں پہ لائی کرتا ہے, وہ یہاں پہ لائی کرتا ہے لیٹ سپوز. تو اس سے اس طرف کیا ہوتا ہے کریٹیکل ریجن, یاد ہے کہ نہیں, اس سے اس طرف رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوتا ہے کریٹیکل ریجن, اور اس سے پیچھے کیا ہوگا ایکسیپٹنس ریجن.
AR, ठीक है। तो आप बहरहाल पेपर में पूरा लिखिएगा क्रिटिकल रीजन। अब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.82, ये कहाँ लाई करती है, यहाँ या यहाँ पे? यस, यहाँ पे लाई करती है, ठीक है ना। तो ये आ गई 2.80 इधर। तो ये किस खाते में आ रही है, कौन से एरिया में आ रही है? एक्सेप्टेंस रीजन में। सो हम क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन, सिंस, मेरी राइटिंग भी डॉक्टरों वाली है, सिंस, मैं इसलिए साथ साथ बोलता हूँ कि अगर लिखा हुआ ना पढ़ा जाए तो बोलने में आपको आवाज आ जाए। सिंस दी कैलकुलेटेड या कंप्यूटेड f is equal to 2.80 which falls in acceptance region, ठीक है, hence we accept H naught and conclude that all means are equal। याद है हमने जो क्या किया था, हमने कहा था हमारा H naught क्या है, μ1 is equal to μ2 is equal to μ3, ऐसे ही बनाया था ना। तो चूंकि अब वैल्यू इधर फॉल कर रही है तो हमने क्या किया, H naught को एक्सेप्ट कर लिया। तो H naught क्या था कि सारे मीन बराबर हैं, तो हमने लिख दिया आई कंक्लूड दैट ऑल मीन्स आर इक्वल। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एनोवा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। एनीवे फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में, किसी पॉइंट में, तो आप एज यूजुअल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपको यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू। टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।